हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप लोग लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ दिखने वाली है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, आपको मैप के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है आपका, आपकी स्क्रीन पर कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थियों को पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी देते हुए निम्न कथन प्रस्तुत करता है। ठीक है, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित या स्व ऑटोट्रॉप कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है या वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। कहता है शिक्षक द्वारा दिए गए कथनों में से हमें केवल सही कथन चुनना है। ठीक है, देखो पहला वाला ऑप्शन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। बिल्कुल किया था, ये ऑप्शन आपका ठीक है। कब किया था? ये किया था आपका 1935 में, 1935 में किया था। ठीक है, उसके बाद वे सभी जीव जो अकार्बनिक पदार्थों के सहयोग से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी या उत्पादक बोलते हैं। स्वपोषी या उत्पादक या ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब स्वपोषित द्वारा पैदा किया हुआ भोजन दूसरे जीव द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता किस पर निर्भर होते हैं? ये होते हैं स्वपोषी पर, यानी कि उत्पाद पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वियोजक मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देते हैं। अब दूसरा वाला ऑप्शन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। ये गलत है, उपभोक्ता नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया दूसरे ऑप्शन में, जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे हम उत्पादक बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वही तो भूमिका निभाएंगे, तो उपभोक्ता नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आपका उत्पादक आएगा, यानी कि ऑटोट्रोप आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर केवल आपके दो ही ठीक हैं, 1 और 2 ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 122 की ओर। और कहता है क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। ठीक है, कहता है शाकाहारी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी पादपों तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहता है रुधिरपोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ये ध्यान रखना है, गलत सुमेलित है। देखो पहला ऑप्शन कहता है कि शाकाहारी जो है पादपों से यानी कि वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, शाकाहारी वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जंतुओं से, बिल्कुल जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी दोनों से करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन कहता है कि रुधिरपोषी जो होते हैं मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये गलत है। रुधिरपोषी नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मृतजीवी या मृतोपजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतोप जीवी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, जैसे कवक हो गया, खमीर हो गया, कश्मल एवं जीवाणु आदि हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर 123 कि भूमि संरक्षण हेतु पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर जिस विधि से कृषि की जाती है वे विधि क्या कहलाती है। ठीक है, देखी हुई है आपने, इस तरीके से होती है। फिर ये इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी भी होती हैं। यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे खेती, पानी यहाँ डालते हैं तो फिर वो इधर आ जाता है, फिर वो इधर आ जाता है। इस तरीके से पानी की कमी के कारण कोई खेती को नुकसान नहीं होता है। पानी इस वाली को फसल को भी मिल जाता है, इस वाली फसल को भी मिल जाता है, इस वाली फसल को भी, इस वाली फसल को, क्योंकि ढलान होती है ना, तो पानी ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे तक आ जाता है पानी इस तरीके से फ्लो में। ठीक है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? कहते हैं समुच्चय रेखीय विधि कहते हैं, आच्छादन रोपण विधि कहते हैं, सोपान विधि या पट्टीदार खेती विधि बोलते हैं। देखो मृदा संरक्षण के अंतर्गत मृदा अपरदन पर नियंत्रण एवं मृदा की उर्वरता को पुनः स्थापित किया जाता है। पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर कृषि करने की विधि को हम समोच्च रेखीय विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? समोच्च रेखीय विधि कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
124 की ओर कहता है कि कक्ष में रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख 4 कथन प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित हैं। कहता है ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा कहता है ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। चौथा कहता है ये कैंसर पैदा करता है। कहता है उपरोक्त में से सही कथन को चुनना है आपको। देखो, हमें रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में प्रकरण पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। तो 4 कथन दिए, तो कौन सा सही है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थों से होने वाला प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थों से होने वाला प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। इससे क्या होता है कि शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इससे त्वचा कैंसर भी होता है। आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए तथा रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। अन्य जैव अणुओं की संरचना विकरणों से होने वाले आयनीकरण के द्वारा बदल जाती है, ठीक है। तो आपका ये आनुवांशिक परिवर्तन होता है और ये क्या करता है, ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी ठीक है। ये कैंसर पैदा करता है, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 वाला नहीं होगा। ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जिसमें भी होगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। एक इसमें है, एक इसमें है, यानी कि 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी रूप कहा जाता है या रूप में जाना जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसे हम यूकेलिप्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जहाँ पर ये पौधा लगाया जाता है, जहाँ पर ये जो पौधा लगाया जाता है, क्योंकि ये जल का बहुत अधिक अवशोषण करता है तथा अपने आसपास की वनस्पतियों को क्या कर देता है, सूखा देता है। अब इसके पास जो भी यहाँ पे छोटी मोटी वनस्पति उग रही हैं चारों तरफ, इस जगह पर यहाँ पे जो भी कुछ उग रहा है, तो ये पानी की इतनी अधिकता लेता है, यानी कि पानी इतना पीता है कि इधर सब तरफ से खींच लेता है, इधर से इधर से इधर से सब तरफ से ये पानी खींच ले जाता है। जब पानी खींच लेता है तो आसपास की फसल भी क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लंबा है, मैं इसको 2 टुकड़े में लेता हूँ। क्वेश्चन लंबा है, काफ़ी आ ही नहीं पाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है जो क्वेश्चन। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि एक शिक्षिका संक्रामक रोगों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षार्थियों के सम्मुख कुछ संक्रमण रोग तथा संक्रमण से संबंधित चार्ट प्रस्तुत करती है। यानी कि एक तरफ रोग दे रखे हैं और एक तरफ संक्रमण दे रखे हैं। संक्रमण का मतलब होता है कि ये रोग किस वजह से हुआ है। कह रहा है कि इनमें से निम्न में से वे चार्ट कौन सा है जो संक्रामक रोग तथा संक्रमक के लिए मिलान को प्रदर्शित करता है, यानी कि सही वाला आपको ढूंढना है, ठीक है। तो एक एक कर हम बताते हैं कि कौन सा आपका ठीक होगा, कौन सा गलत होगा। देखो, ये सारे रोग हर 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन इस तरीके से दे रखा होगा, दूसरा दे रखा होगा, तीसरा और चौथा नीचे तक दे रखा है। देखो इस तरीके से ये दे रखा है और इनसे संक्रमित रोग दे रखेंगे किस किस वजह से ये हुआ है। तो मैं पहला ही वाला समझा देता हूँ जिससे कि आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं इसकी PDF दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि डिप्थीरिया क्या वायु से होता है, कुष्ठ रोग संपर्क द्वारा होता है, पेचिश मक्खियों द्वारा होती है या प्लेग चूहों द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका जो पेचिस है, पेचिस जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। कैसा होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग होता है जो किसके द्वारा होता है? मक्खियों द्वारा होता है। बिल्कुल, किसके द्वारा होता है? मक्खियों द्वारा। अच्छा, डिप्थीरिया हो गया, कुष्ठ एवं प्लेग जनित, ये कैसे हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। कौन कौन से? आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये किससे होते हैं? ये होते हैं जीवाणु से। किससे? ये तीनों को तीनों जीवाणु से होते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, प्लेग हो गया। अब डिप्थीरिया किससे होता है ये बताना है, ठीक है। डिप्थीरिया आपका वायु द्वारा होता है, ठीक है। प्लेग चूहों द्वारा होता है, ये भी ठीक है। कुष्ठ रोग संपर्क के द्वारा होता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये हमें पहला वाला दे रखा है ना, तो ऑप्शन पहला ठीक होगा। अब देखो, सब में इस तरीके से दिया गया है, सब में अलग अलग है। डिप्थीरिया मक्खी द्वारा नहीं होता है। इस तरीके से 4 तरह मैंने ऑप्शन बना दिए जिससे कि आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर।
कहता है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल की अशुद्धियों को घोल देता है, अनुवर्गीकारक है, उपचायक ऑक्सीकारक है या अपचायक है। ठीक है, तो होता क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एक उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। इसका प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किसको? जो पानी पीने वाला होता है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जल में घुले हुए अपद्रव्यों को दूर करने तथा जल को शुद्ध करने के लिए वाष्पन और आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस विधि का प्रयोग करते हैं? वाष्पन और आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। फिलहाल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 128 की ओर। कहता है कि घर पर भोजन को अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है? ठीक है, यानी कि बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करना है तो क्या करेंगे? अपसादन विधि, जिसे हम तलछट विधि बोलते हैं, फटकाएंगे, छानेंगे, ताड़ना यानी कि थ्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है। देखो, छानना, बड़े कणों को छानना क्या होता है? बड़े कणों को छोटे कणों से क्या कर देता है? अलग कर देता है, जिससे उन्हें एक छलनी में से निकाला जाता है जो विभिन्न आकारों की होती है। उदाहरण के लिए जैसे आटे में से छोटे छोटे पत्थरों को अलग करते हैं। जैसे कि हमारे घर पर एक छन्नी होती है जिससे कि हमारी मम्मी क्या करती हैं? आटा छानती हैं और भूसी अलग रह जाती है। देखा होगा, आटा नीचे चला जाता है। तो ये किस वाली विधि से करते हैं हम? ये हम करते हैं छानने से। ठीक है, तो बड़े कणों को अलग कर लेते हैं और आटा हमारा क्या होता है? नीचे चला जाता है। भूसी जिसे हम बोलते हैं, भूसी सुना होगा आप लोगों ने, घर पर पता कर लेना अपनी मम्मी से। ठीक है, 129 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने एक मैप भी इसमें शो कर दिया जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाएं, ठीक है, तो आपको गुजरना पड़ेगा, किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा? ये राज्य आपको दे रखे हैं। ठीक है, देखो, ये वाला आपका ऑप्शन आ गया दिल्ली। ये है दिल्ली, ये है आपका दिल्ली। ठीक, अब दिल्ली से हमें कहाँ जाना है? कोलकाता जाना है। तो कोलकाता कहाँ है हमारा? कोलकाता है हमारा ये। ठीक, कलर चेंज कर देता हूँ। ये है कोलकाता, ये है कोलकाता आपका। ठीक है, ये क्या है आपका? दिल्ली है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, यहाँ जाना है मुझे। तो कह रहा रास्ते में क्या क्या पड़ेगा ये बताना है। देखो, सबसे पहले तो अगर बंदा यहाँ पर आएगा, सबसे पहले दिल्ली से यहाँ पे आएगा तो उत्तर प्रदेश में आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में होना चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये नहीं होंगे दोनों ऑप्शन। क्यों नहीं होंगे अभी बताता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, इन दोनों में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आप आएंगे तो कहाँ से आएंगे? ये आ गया सबसे पहले बिहार। बिहार है आपका, इसमें भी बिहार है। बिहार के बाद आप कहाँ जाएंगे? देखो, झारखंड, ये है झारखंड, ये कट गया। झारखंड के बाद आप कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल, और तब जाके आप कोलकाता पहुंच जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से चलना है आपको, इस तरीके से आप पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, यानी कि कोलकाता पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और कहता है कि माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? ये बताना है आपको। ठीक है, कहता है कि तिब्बत का है, नेपाल का है, भारत का है या चीन का है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश का भाग है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, इस पर्वत को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो इस पर्वत को तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमो लुंगमा। ठीक, तिब्बत में बोलते हैं। एवं नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, और नेपाल में क्या बोलते हैं? इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और इस पर्वत की ऊंचाई आपको पता ही होगी 8848 थी, अब बढ़कर क्या हो गई है? 8848। हाँ, कहीं कहीं 48 भी दे रखा है और कहीं कहीं बड़ी भी दे रखा है, 50 भी हो गई है कहीं कहीं किताबों में। ठीक है, तो आप ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।